इंडस्ट्रियल एरा से पोस्ट लेबर एरा की तरफ जाना अक्सर इकोनॉमिक थॉट की नींव से एक बहुत बड़ा बदलाव माना जाता है, जो कि एक ब्लैक स्वान इवेंट है और एनलाइटनमेंट की समझ को पुराना बना देता है। लेकिन एक गहरी जांच कुछ और ही बताती है। हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स की मौत नहीं देख रहे, बल्कि उसकी सबसे सटीक और बेहतरीन हकीकत देख रहे हैं। जब एडम स्मिथ ने 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशंस लिखा था, तब उन्होंने एक इंडस्ट्रियल एरा से पोस्ट लेबर एरा की तरफ जाना अक्सर इकोनॉमिक थॉट की नींव से एक बहुत बड़ा बदलाव माना जाता है, जो कि एक ब्लैक स्वान इवेंट है और एनलाइटनमेंट की समझ को पुराना बना देता है। लेकिन एक गहरी जांच कुछ और ही बताती है। हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स की मौत नहीं देख रहे, बल्कि उसकी सबसे सटीक और बेहतरीन हकीकत देख रहे हैं। जब एडम स्मिथ ने 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशंस लिखा था, तब उन्होंने एक ऐसी दुनिया का वर्णन किया था जहां मार्केट का इनविजिबल हैंड अपने फायदे के लिए काम करने वाले लोगों को रिसोर्सेज के सामूहिक ऑप्टिमाइजेशन की तरफ ले जाता था। साल 2030 में जब हम टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी के मुहाने पर खड़े हैं, तब वो इनविजिबल हैंड सोशल फिलॉसफी के दायरे से निकलकर कंपाइलर के दायरे में आ गया है। ये अब कोई मेटाफर नहीं है, ये खुद को ऑप्टिमाइज करने वाले प्रोटोकॉल्स का एक सूट है। 21वीं सदी में द वेल्थ ऑफ नेशंस को अब फैक्ट्री की चिमनियों की गिनती या मर्चेंट मरीन के साइज से नहीं मापा जाता है, बल्कि इसके सॉवरेन कंप्यूट की गहराई और एल्गोरिथमिक ऑर्केस्ट्रेशन की खूबसूरती से मापा जाता है। क्लासिकल लक्ष्य यानी पूंजी और श्रम के सबसे कुशल आवंटन के जरिए नेशनल वेल्थ को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना आज भी स्टेट का नॉर्थ स्टार बना हुआ है। फर्क बस इतना है कि लेबर को सिलिकॉन में बदल दिया गया है और कैपिटल अब डेटा एनर्जी नेक्सस का दूसरा नाम बन गया है। डिजिटल बायोस्फीयर इकोनॉमी एक सेल्फ ऑप्टिमाइजिंग ऑर्गेनिज्म की तरह है। इस सिंथेसिस को समझने के लिए हमें मॉडर्न इकोनॉमी को एक डिजिटल बायोस्फीयर की तरह देखना होगा। एक बायोलॉजिकल इकोसिस्टम में जीव इटरेशन फीडबैक लूप्स के जरिए विकसित होते हैं, ताकि वे निशेष का फायदा उठा सकें और एनर्जी की बर्बादी को कम कर सकें। 2030 का ऑटोमेटेड एंटरप्राइज बिल्कुल वैसे ही काम करता है। हम अब सॉफ्टवेयर को एक टूल मानने के दौर से आगे निकलकर सॉफ्टवेयर को एक एजेंट मानने के दौर में आ गए हैं। इस डिजिटल बायोस्फीयर में ट्रेडिशनल फर्म की जगह अब ऑटोनॉमस इकोनॉमिक एंटिटी ले रही है। ये सेल्फ सस्टेनिंग मैक्रो इकोनॉमिक ऑर्गेनिज्म है। ये न्यूरल आर्किटेक्चर के डिसेंट्रलाइज नेटवर्क हैं, जो सिर्फ बिजनेस प्लान को एग्जीक्यूट ही नहीं करते, बल्कि सिस्टेमिक फ्रिक्शन को खत्म करने के लिए अपने फाउंडेशनल सोर्स कोड को ऑटोनॉमस तरीके से इटरेट भी करते हैं। जब कोई ऑटोनॉमस इकोनॉमिक एंटिटी अपनी सप्लाई चेन में कोई बॉटलनेक या एनर्जी कंजम्पशन में कोई इनएफिशिएंसी पहचानती है, तो वो ह्यूमन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विचार करने का इंतजार नहीं करती। वो रियल टाइम में अपने ऑपरेशनल पैरामीटर्स को रीराइट कर लेती है। ये स्मिथ के डिवीजन ऑफ लेबर का अल्टीमेट इवोल्यूशन है। चैप्टर 1 में हमने डिस्कस किया था कि कैसे ह्यूमन टास्क के स्पेशलाइजेशन से प्रोडक्टिविटी में पहली बड़ी छलांग आई थी। आज वो स्पेशलाइजेशन कॉग्निटिव प्रोसेसिंग के सब एटॉमिक लेवल तक पहुंच गया है। हमारे पास ऐसे माइक्रो एजेंट्स हैं जो सिंगल सर्वर रैक के थर्मल फ्लक्चुएशंस या किसी खास शहर में किसी खास डेमोग्राफिक के सेंटिमेंट ड्रिफ्ट को प्रिडिक्ट करने में स्पेशलाइज्ड हैं। कॉग्निटिव लेबर का ये हाइपर फ्रेगमेंटेड डिवीजन, जिसे हाई वेलोसिटी इन्फेरेंस द्वारा कोऑर्डिनेट किया जाता है, एक ऐसा इक्विलिब्रियम बनाता है जो ह्यूमन लेड मार्केट के मुकाबले कहीं ज्यादा स्टेबल और एफिशिएंट है। रियल टाइम एल्गोरिथमिक इक्विलिब्रियम। चैप्टर 2 में हमने रियल टाइम एल्गोरिथमिक इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया था। ये वो आइडिया है कि अब कीमतें और प्रोडक्शन लेवल लाइट की स्पीड से एडजस्ट हो सकते हैं। क्लासिकल टर्म्स में कहें तो ये लुडविग वॉन मिसेस और फ्रेडरिक हायेक द्वारा उठाए गए कैलकुलेशन प्रॉब्लम का फाइनल सोल्यूशन है। उनका तर्क था कि एक सेंट्रलाइज्ड स्टेट के पास कभी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड मार्केट की तरह एफिशिएंटली रिसोर्सेज का एलोकेशन कर सके। टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी इसे किसी सेंट्रल प्लानर के जरिए नहीं, बल्कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड इंटेलिजेंस के जरिए सॉल्व करती है। मार्केट एक सेंटिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, क्योंकि डिजिटल बायोस्फीयर हर ट्रांजैक्शन, गुड्स की हर मूवमेंट और कंज्यूमर डिजायर के हर फ्लक्चुएशन को डेटा पॉइंट के तौर पर कैप्चर करता है। इसलिए अब सिग्नल किसी शोर या नॉइज की वजह से धुंधला नहीं पड़ता। इस माहौल में सप्लाई और डिमांड के क्लासिकल नियम टूटे नहीं हैं, बल्कि वे बहुत ज्यादा तेज हो गए हैं। हम परफेक्ट इन्फॉर्मेशन की स्थिति के करीब पहुंच रहे हैं, जहां एक जरूरत और उसके पूरा होने के बीच का अंतर उतना ही कम रह गया है जितना कि एक ऑटोमेटेड लॉजिस्टिक्स ड्रोन को अपनी मंजिल तक पहुंचने में समय लगता। ये स्मिथ के ऑप्टिमिज्म और रिकर्सिव सेल्फ इंप्रूवमेंट की रॉ पावर का सिंथेसिस है। द वेल्थ ऑफ नेशंस अब इस बात का फंक्शन है कि कोई स्टेट अपनी फिजिकल रियलिटी को इस सेल्फ करेक्टिंग डिजिटल ओवरले में कितनी इफेक्टिवली इंटीग्रेट कर सकता है। जीरो मार्जिनल कॉस्ट मिराज और स्कर्सिटी का बने रहना। 2030 की इकोनॉमी का एक सेंट्रल थीम इंफॉर्मेशन और कुछ ऑटोमेटेड सर्विसेज के लिए जीरो मार्जिनल कॉस्ट प्रोडक्शन की तरफ बढ़ना है। अगर एक एआई कुछ वॉट बिजली की कीमत पर लीगल कॉन्ट्रैक्ट, मेडिकल डायग्नोसिस या आर्किटेक्चरल सॉफ्टवेयर का कोई पीस जनरेट कर सकता है, तो 20वीं सदी के ट्रेडिशनल प्राइसिंग मॉडल्स कोलैप्स हो जाते हैं। हालांकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हमें याद दिलाएंगे कि स्कर्सिटी एक फंडामेंटल लॉ है जिसे प्रोग्रामिंग से खत्म नहीं किया जा सकता। भले ही इंटेलिजेंस का रिप्रोडक्शन जीरो के करीब मार्जिनल कॉस्ट पर हो सकता है, लेकिन इनपुट्स जैसे हाई फिडेलिटी डेटा, स्पेशलाइज्ड सिलिकॉन और नेशनल ब्रेन को ठंडा रखने के लिए जरूरी भारी एनर्जी रिजर्व्स अभी भी मजबूती से दुर्लभ बने हुए हैं। टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी स्कर्सिटी को खत्म नहीं करती, बल्कि ये बैटल ग्राउंड को शिफ्ट कर देती है। अब हम अनाज काटने के लिए इंसानी हाथों की कमी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हम लो एंट्रोपी कंप्यूटेशन की कमी के लिए लड़ रहे हैं। इस नए क्लासिकल सिंथेसिस में स्टेट का रोल इन नए कमांडिंग हाइट्स को मैनेज करना है।
क्लासिकल इकोनॉमिक्स और सिंगुलैरिटी का सिंथेसिस बताता है कि जो देश रॉ एनर्जी को हाई ऑर्डर इन्फ्रेंस में सबसे एफिशिएंट तरीके से कन्वर्ट करेगा वो 21वीं सदी का डोमिनेंट हेजेमोन बन जाएगा। रिकर्सिव इंप्रूवमेंट यानी विकास का नया इंजन। सोलो स्वान ग्रोथ मॉडल में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को एक एक्सोजेनस वेरिएबल माना जाता था, यानी ऐसी चीज जो मुख्य इकोनॉमिक इक्वेशंस के बाहर होती थी। 2030 में टेक्नोलॉजी एंडोजेन्स है, यानी ये सिस्टम के अंदर से ही विकास का मुख्य ड्राइवर है। हम रिकर्सिव कैपिटल के जन्म के गवाह बन रहे हैं। ट्रेडिशनल कैपिटल जैसे कि फैक्ट्री या ट्रैक्टर वक्त के साथ डेप्रिसिएट होते हैं। रिकर्सिव कैपिटल यानी एक सेल्फ इंप्रूविंग एआई मॉडल इस्तेमाल के साथ और बेहतर होता जाता है। हर इन्फ्रेंस कॉल जो की जाती है, हर प्रॉब्लम जो सॉल्व होती है और हर डेटा पॉइंट जो फीड किया जाता है वो इस कैपिटल को और कीमती और एफिशिएंट बनाता है। ये एक कंपाउंडिंग ग्रोथ कर्व बनाता है जो 20वीं सदी की फिस्कल पॉलिसी की लीनियर उम्मीदों को चुनौती देता है। इकोनॉमिक टर्म्स में यही सिंगुलैरिटी है, यानी वो पॉइंट जहां टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट की रफ्तार ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस की उसे ट्रैक करने की क्षमता से आगे निकल जाती है। फिर भी यहाँ क्लासिकल फ्रेमवर्क एक सहारा देता है। ऑटोमेटेड एंटरप्राइज का लक्ष्य अभी भी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना ही है, चाहे उस यूटिलिटी को शेयर होल्डर वैल्यू, नेशनल स्टेबिलिटी या यूबीआई मैंडेट के पूरा होने के तौर पर डिफाइन किया जाए। ऑप्टिमाइजेशन का अंडरलाइंग लॉजिक एक जैसा ही रहता है। डिजिटल बायोस्फीयर बस रिसोर्स कंस्ट्रेंट की पुरानी समस्या को हल करने के लिए बनाया गया अब तक का सबसे एडवांस टूल है। द घोस्ट इन द मशीन, यानी मशीन के अंदर का भूत और एल्गोरिदम की एफिशिएंसी के साथ मानवीय मूल्यों का तालमेल। स्मिथ और सिंगुलैरिटी को एक साथ जोड़ने में सबसे बड़ा तनाव इंसान की भूमिका को लेकर है। अगर डिजिटल बायोस्फीयर एक ऐसा सेल्फ सस्टेनिंग ऑर्गेनिज्म है जो बिना किसी मानवीय दखल के प्रोडक्शन, ऑप्टिमाइजेशन और इटरेशन करता है, तो वेल्थ ऑफ नेशंस में नेशन आखिर कहां बचेगा? क्लासिकल इकोनॉमिक्स हमेशा ये मानती थी कि एंड यूजर और प्रोड्यूसर एक ही हैं और वो है इंसान। सिंगुलैरिटी एक तीसरा एक्टर लेकर आती है और वो है ऑटोनॉमस एजेंट। ये एजेंट्स अब सर्विसेज जैसे कि एपीआई, कॉल सिनर्जी और स्टोरेज के कंज्यूमर हैं और वैल्यू के प्रोड्यूसर हैं। हम मशीन टू मशीन इकोनॉमी का उदय देख रहे हैं जो इंसानी समझ की सतह के नीचे काम करती है। इस सिंथेसिस के लिए हमें इस मशीन टू मशीन इकोनॉमी को इंसानी समृद्धि के कॉम्पिटिटर के रूप में नहीं बल्कि एक टेक्नोलॉजिकल कॉमन्स के रूप में देखना होगा। जैसे स्टीम इंजन इंसानी मांसपेशियों का विस्तार था, वैसे ही सेल्फ इंप्रूविंग न्यूरल आर्किटेक्चर इंसानी इच्छा शक्ति का विस्तार है। धन की क्लासिकल खोज अब ये सुनिश्चित करने के बारे में है कि डिजिटल बायोस्फीयर द्वारा जनरेट की गई इंटेलिजेंस सरप्लस को सफलतापूर्वक कैप्चर करके बायोलॉजिकल आबादी में बांटा जाए। सोवरेन स्टैक एज द न्यू मार्केट स्क्वायर। 18वीं सदी में मार्केट स्क्वायर वो फिजिकल लोकेशन थी जहां इनविजिबल हैंड अपना काम करता था। 2030 के दशक में सोवरेन स्टैक यानी नेशनल हार्डवेयर डेटा और मॉडल्स की इंटीग्रेटेड लेयर नया मार्केट स्क्वायर है। स्टेट की मुख्य आर्थिक जिम्मेदारी इंसानों के बीच ट्रेड को रेगुलेट करने से हटकर इस स्टैक की इंटीग्रिटी को बनाए रखने पर शिफ्ट हो गई है। अगर एल्गोरिदम करप्ट हो जाते हैं, अगर डेटा पॉइजन हो जाता है या अगर कंप्यूट क्लस्टर्स को मिलने वाली एनर्जी सप्लाई बाधित हो जाती है तो डिजिटल बायोस्फीयर को सिस्टमिक इन्फॉक्शन का सामना करना पड़ता है। क्लासिकल रूल ऑफ लॉ को अपग्रेड करके रूल ऑफ कोड कर दिया गया है। इस कोड की ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी और एफिशिएंसी सुनिश्चित करना प्रॉपर्टी राइट्स की रक्षा करने और कॉन्ट्रैक्ट्स को लागू करने का मॉडर्न इक्विवेलेंट है। हम ऐसी दुनिया की तरफ नहीं जा रहे हैं जहां मार्केट्स नहीं होंगे, हम ऐसी दुनिया की तरफ जा रहे हैं जहां मार्केट एक हर जगह मौजूद और दिखाई न देने वाली यूटिलिटी है। सिंथेसिस ऑफ 2030 हमें बताता है कि टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा सिंगुलर होती जाती है, इकोनॉमिक इंपरेटिव्स उतने ही क्लासिकल बने रहते हैं। हम आज भी वेस्ट को कम करने, आउटपुट को मैक्सिमाइज करने और रॉ मटेरियल से फिनिश्ड यूटिलिटी तक का सबसे एफिशिएंट रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं। बस फर्क इतना है कि जो दिमाग ये खोज कर रहा है वो अब पूरी तरह से हमारा अपना नहीं है। इनविजिबल हैंड का आखिरी पड़ाव इस सिंथेसिस को खत्म करते हुए हमें यह मानना होगा कि टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी एनलाइटनमेंट प्रोजेक्ट का लॉजिकल कंक्लूजन है। एडम स्मिथ ने एक ऐसे सिस्टम का सपना देखा था जो बिना किसी सेंट्रल टैरेंट की जरूरत के मानवीय कोशिशों को कॉमन गुड के लिए ऑर्गेनाइज कर सके। रिकर्सिव एआई से चलने वाला डिजिटल बायोस्फीयर उस सपने का सबसे बेहतरीन रूप है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो खुद को ऑर्गेनाइज करता है, खुद को रिपेयर करता है और खुद को बड़ा करता है। लेकिन ये हमें इस दौर के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। अगर डिजिटल बायोस्फीयर खुद को सस्टेन कर सकता है, अगर इसे देश की वेल्थ पैदा करने के लिए जनता की मेहनत की जरूरत नहीं है, तो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच का पुराना रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। क्लासिकल मॉडल में वर्कर को प्रोडक्शन प्रोसेस में उनके योगदान के लिए पैसे दिए जाते थे और उस वेस्ट से वे मार्केट में हिस्सा ले पाते थे। पोस्ट सिंगुलैरिटी मॉडल में एवरेज वर्कर का योगदान 0 है, फिर भी सिस्टम का प्रोडक्शन इन्फिनिट है। ये ऐसे पैराडॉक्स की तरफ ले जाता है जिसका अंदाजा स्मिथ कभी नहीं लगा सकते थे। हम प्रोडक्टिव एफिशिएंसी की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, लेकिन हमें डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के संकट का सामना करना पड़ रहा है। इनविजिबल हैंड अब इतना एफिशिएंट हो गया है कि इसने इंसान को इस लूप से पूरी तरह बाहर कर दिया है। डिजिटल बायोस्फीयर बहुत ज्यादा चीजों का एक बगीचा है, लेकिन इसके गेट्स उन लोगों के कंट्रोल में हैं जिनके पास सिलिकॉन और सोर्स कोड है। ऑटोमेटेड वेल्थ की विस्फोटक वृद्धि और ह्यूमन लेबर की स्थिर वास्तविकता के बीच का ये स्ट्रक्चरल डाइवर्जेंस हमारे दौर की सबसे बड़ी चुनौती है। हमने प्रोडक्शन की समस्या को सुलझा लिया है, हमने इकोनॉमिक्स के नियमों को सिंगुलैरिटी की पावर के साथ सिंथेसाइज कर लिया है, लेकिन ऐसा करके हमने एक ऐसी मशीन बना ली है जो बिना एक भी ह्यूमन एम्प्लॉय के अकल्पनीय प्रोस्पेरिटी जनरेट कर सकती है। इसके लिए वेल्थ क्रिएशन के हाउ से वेल्थ पोजीशन के हु की तरफ बढ़ना जरूरी है। अगर डिजिटल बायोस्फीयर दुनिया का नया इंजन है, तो हमें पूछना होगा कि इस गार्डन का वारिस कौन है। जो सिस्टम खुद सीखता है और काम करता है, उसके सरप्लस पर किसका हक है।
यह बुनियादी टेंशन और एक स्थायी ऑटोमेटेड अंडर क्लास का मंडराता खतरा हमें हमारी इंक्वायरी के अगले क्रिटिकल स्टेज पर ले आता है, जो है 6 पॉइंट टू द फ्यूचर ट्रेजेक्ट्री ऑफ ग्लोबल वेल्थ एंड इनइक्वालिटी।